हेलो क्लास। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 5 सूक्ष्म जीवों का समान परिचय एवं वर्गीकरण की वर्कशीट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ये एक फ्लो चार्ट टाइप है जिसमें आपको ये गैप्स हैं, स्पेसेस हैं, इसको आपको फिल करना है। और क्या फिल करना है आपको? सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, मतलब सूक्ष्म जीव किस तरीके से वर्गीकृत किए जा सकते हैं, उनके टाइप्स, प्रकार क्या होते हैं, वो आपको इन 5 ट्रायंगल्स में फिल करना है। तो इसका उत्तर है जीवाणु या बैक्टीरिया, दूसरा है विषाणु, फिर प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। ठीक। प्रश्न 2, पहचानो। अब यहाँ पर ये जो आपको फिगर है ये है कवक, ठीक है, और ये है आपका मशरूम, ठीक है, और ये है आपका ब्रेड जिसमें ईस्ट या मोल्ड लगा हुआ है, ठीक है। और अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न पे। इनमें से क्या बैक्टीरिया की वजह से होता है? पीलिया, जुकाम या चिकन पॉक्स? तो पोलियो जो है वो, ये पोलियो विषाणु से होता है, ठीक है, और चिकन पॉक्स भी विषाणु से होता है यानी कि वायरस से। ज़ुकाम जो है वो बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। बीमारी करने वाले सूक्ष्म जीवों को डैश कहते हैं, जीवाणु कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है जीवाणु। फिर हम आएंगे चौथे प्रश्न पे। तीसरा पार्ट इसी का है। जिस ताप पर दूध को गर्म किया जाता है, तो ये जो है वो पास्चराइजेशन की विधि है, ठीक है। और किस ताप पर, और इस विधि पे किस ताप पर दूध को गर्म करते हैं वो यहाँ लिखना है। तो 145 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 62.8 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 30 मिनट तक यानी आधे घंटे तक दूध को गर्म करना होता है, ठीक है। हवा में डैश नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। प्रोटोजोआ डैश पाया जाता है। जल, मिट्टी तथा जीवों के शरीर में प्रोटोजोआ पाए जाते हैं, ठीक है। अब आएंगे हम चौथे प्रश्न पे। सही शब्द लिखो। तो ये जम्बल्ड वर्ड्स हैं, ठीक है। अगर आप ये जो वर्ड है EGLAE, आप इसको रीअरेंज करिए तो एक वर्ड बनेगा, ठीक है। और ऐसा वर्ड बनेगा जो कि जिसकी कोई मीनिंग हो, ठीक है। तो अगर आप इसको रीअरेंज करें तो इसको हम लिखेंगे एल्गे, ALGAE, ठीक है। ये जो अगर आपने देखा हो किसी नदी में या छोटी सी पानी की जो रिवर बॉडी होगी, छोटी सी नदी या छोटा सा तालाब है, तो उसमें हरा हरा सा कुछ पौधे दिखाई देते हैं, तो यही होता है एल्गे, ठीक है। ये है फंजाई, फंजाई यानी कि फफूंद जिसको बोलते हैं। फिर ये है वायरस, वायरस यानी कि विषाणु, ठीक है। ये है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, ठीक। इसको रीअरेंज किया तो इसका एक वर्ड है, और ये सारे क्या है? सूक्ष्म जीव के नाम हैं। फिर पांचवा प्रश्न है, जीवाणु की कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। इनके कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। कैप्सूल, कैप्सूल वो कोशिका है जो कि मैं बताती हूँ कैप्सूल की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा क्या है। कुछ जीवाणुओं की कोशिका अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बनाती है जिसे कैप्सूल कहते हैं। एक या अनेक धागे जैसी संरचना को कशाभिका कहते हैं, कशाभिका, ठीक है। अब प्रश्न 6, साइनोबैक्टीरिया किस समूह में है?
साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल को पहले शैवाल के समूह में रखा गया था, परंतु अब इन्हें जीवाणुओं के साथ मोनेरा समूह में रखा जाता है। इनका रंग नीला हरा है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरे शब्दों में ये स्वपोषी होते हैं। ठीक है, तो इनको किस समूह में रखा जाता है? जीवाणुओं के साथ मोनेरा समूहों में। पहले किस समूह में थे? पहले ये शैवाल के समूह में थे। ठीक है। प्रश्न 7, सभी जीवों में डैश सबसे सूक्ष्म है, मतलब सबसे छोटा कौन सा जीव है? सभी जीवों में सबसे छोटे होते हैं विषाणु। ये न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है। इनसे कौन कौन से रोग होते हैं? तो इनसे पोलियो, चेचक, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब रोग हो सकते हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं। फिर 8वां प्रश्न है, प्रोटोजोआ के जीव एक कोशिक होते हैं। ठीक है। इनसे कौन कौन से रोग हो सकते हैं? इनसे हो सकता है अमीबा में कूटपात, पैरामीशियम में सीलिया, ये सब इनसे रोग हो सकते हैं। और इनसे मलेरिया हो सकता है। ठीक है। उसके बाद प्रचलन के लिए विशेष संरचना, इनमें प्रचलन के लिए विशेष संरचना होती है। अमीबा में कूटपात, पैरामीशियम में सीलिया, ये सब संरचना है। इनसे रोग होता है एट अमीबिया हिस्टोलिका और मलेरिया। ठीक है। फिर है प्रश्न 9, कवक को फफूंद भी कहते हैं। इसमें अनेक लंबे धागे होते हैं। धागे जैसी संरचना होती है जिसे हम कवक तंतु कहते हैं। ठीक है। और इनमें डैश केंद्रक है, जिसका उत्तर है एक या अधिक केंद्रक है। इनसे हुए लाभ, यानी कि कवक से हुआ लाभ मशरूम भोजन के रूप में तथा पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनती है। तो ये लाभदायक कवक है, मतलब लाभदायक हमारे लिए साबित हो सकते हैं। पक्सीनिया नामक कवक गेहूं में रोग उत्पन्न करता है। मनुष्य में कवक द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग मुख्यतः दाद है। कई बार सर में होने वाले दाद से व्यक्ति गंजा हो जाता है। तो ये सब हानिकारक रूप है कवक का। ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न 10, पेनिसिलिन के बारे में अपनी जानकारी व्यक्त करो। तो सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने संवर्धन तश्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। इस प्रकार बहुत सारे जीवाणु पेनिसिलियम नामक इस कवक द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन नामक औषधि का निर्माण हुआ और इसी औषधि के बारे में आपसे पूछा गया था। और ये कवक का एक लाभदायक रूप है और ये एक प्रतिजैविक दवा है। ठीक है। प्रश्न 11, शैवाल। अब शैवाल जो है डैश कोशिक है, तो शैवाल बहुकोशिक होते हैं, मतलब बहुत सारे इनमें कोशिकाएं होती हैं। और ये कुछ एक कोशिक शैवाल भी होते हैं। जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास और डायटम्स। ठीक है। ये सब आपके बुक में दिया है, वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न 12, ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें उपयोगी सूक्ष्म जीव के बारे में आपको ये फिल इन द ब्लैंक या ये स्पेसेस जो है वो भरने हैं। ठीक है। तो हम इसको देखते हैं अब। उपयोगी सूक्ष्म जीव। प्रतिजैविक दवाएं
नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये सब प्रोसेसेस क्या हैं ये आप अपने आप बुक से पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन भोजन के रूप में, अभी आपको मशरूम का एग्जाम्पल दिया था, उद्योग धंधों में और आनुवंशिक अभियांत्रिकी में। ठीक है। प्रश्न 13, ये रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं? पहला है दाद। तो दाद अभी हमने पढ़ा कि वो कवक के द्वारा होता है ना, मुख्यतः दाद ही होता है कवक द्वारा, और सर में अगर दाद हुआ तो उससे व्यक्ति कभी कभी गंजा भी हो जाता है। भेड़ का एंथकस बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से होता है। फिर है नींबू का कैंकर। नींबू का कैंकर रोग जैंथोमोनास नामक जीवाणु द्वारा होता है। फिर गेहूं का काला कीट, ये होता है पक्सीनिया नामक कवक से। ये आपकी बुक में दिया हुआ है हानिकारक सूक्ष्म जीवों के प्रभाव के अंदर। प्रश्न 14, विसंक्रमण किसके द्वारा बताई गई है? इस विधि में क्या किया जाता है? तो विसंक्रमण लुई पास्चर ने दूध में किण्वन रोकने के लिए, मतलब कीड़े रोकने के लिए पाश्चरीकरण विधि का पता लगाया। इस विधि में दूध का विसंक्रमण करते हैं, और विसंक्रमण को इंग्लिश में कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। लो टेम्परेचर होल्डिंग विधि में दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट या 62.8 डिग्री सेल्सियस पर लगभग आधे घंटे तक गर्म करते हैं। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम विधि में दूध को 161 डिग्री फ़ारेनहाइट या 71.7 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 15 सेकंड गर्म करते हैं। इस विधि से सभी हानिकारक रोग कारक जीवाणु व बीजाणु मृत हो जाते हैं। स्टेरिलाइजेशन एक विधि है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से मुक्त किया जाता है, यानी खाद्य पदार्थ में से सूक्ष्म जीव को अलग कर लेते हैं ताकि वो हमारे लिए हानिकारक ना हो। इससे खाद्य पदार्थ एक निश्चित समय तक खराब नहीं होते हैं। फ्रिज एक उपकरण है जिसके द्वारा सामान्य ताप से कम ताप पर सूक्ष्म जीवों को उपाचायी क्रियाएं तथा वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। इसीलिए फ्रिज का उपयोग फल, सब्जियों और खाद्य पदार्थों आदि को संरक्षित करने के लिए एवं पेय पदार्थों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 15, फुल फॉर्म लिखना है HTST का और LTH का। तो HTST का फुल फॉर्म है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। LTH का फुल फॉर्म है लो टेम्परेचर होल्डिंग। प्रश्न 16, सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से बचाव की कुछ विधियां लिखनी है, 4 विधियां लिखनी है, और ये भी एक फ्लो चार्ट टाइप दिया हुआ है जिसमें आपको सूक्ष्म जीव से बचाव के कुछ तरीके लिखने हैं। ठीक है। पहला है फैब्रिक तथा चमड़े के सामानों का बचाव। टिम्बर को सूक्ष्म जीवों से बचाव हेतु पेंट करना। फिर है भोजन को रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रखना। स्टेरिलाइजेशन द्वारा सुरक्षित रखना। भोज्य पदार्थों को उबालना। पुस्तकों तथा वस्त्र आदि में कीटनाशक दवाओं का उपयोग करना। इन सब में क्या किया जाता है वो आप अपनी बुक से देखेंगे। ठीक है। प्रश्न 17, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ से मनुष्य में होने वाले रोगों के नाम लिखो। तो इसमें आप कोई भी 2 नाम लिख सकते हैं हर एक का। तो अगर मैं जीवाणु की बात करूं तो जीवाणु से क्षय रोग और हैजा, टाइफाइड और ये सब इंसेफ्लाइटिस, ये सब रोग हो सकते हैं। और विषाणु की बात करूं तो खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर, ये सब रोग विषाणु से हो सकते हैं। और प्रोटोजोआ से मलेरिया रोग हो सकता है।
ठीक है, अब आपको यहाँ क्या करना है, डेंगू कौन से मच्छर से होता है, चिकनगुनिया कौन से मच्छर से होता है और मलेरिया किस प्रोटोजोआ से होता है, उन सब का आपको नाम लिखना है इधर। ठीक है, तो डेंगू होता है एडिज एजिप्टी मच्छर से। ठीक है, एडिज एजिप्टी मच्छर से। और चिकनगुनिया होता है टाइगर मच्छर से, जिसको कहते हैं एडिज एजिप्टी। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से। ठीक है, प्रश्न 19, किन तरीकों से सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, रोगों से बचाव कैसे कर सकते हैं। तो शरीर में सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से प्रवेश कर सकते हैं, जैसे दूषित वायु, जल या रोगग्रस्त व्यक्ति के संपर्क में आने से। यदि एक मनुष्य किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क में आता है जो जिसमें ऑलरेडी वो रोग के जीवाणु हों, तब संपर्क में आने से वो रोग उसके अंदर, उसके शरीर के अंदर भी आ सकता है। इसीलिए अपनी सुरक्षा का हमें पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। ऐसे रोग जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या व्यक्तिगत संपर्क द्वारा फैलते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। यानी कि जिसको आप बोलते हैं कॉमन भाषा में छूत की बीमारी, जो छूने से या संपर्क में आने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाए। तो किस प्रकार प्रवेश कर सकते हैं, वायु द्वारा, दूषित जल द्वारा, मिट्टी द्वारा या फिर संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आने से। रोगों से बचाव कैसे कर सकते हैं, इसके बहुत सी विधियां होती हैं। शुद्ध जल का प्रयोग करें, रोगवाहक मच्छर से बचाव और स्वच्छता की आदतों को अपनाएं, कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना होने दें, घर के आसपास गंदा पानी ना इकट्ठा होने दें। जहाँ भी थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाए तो तुरंत हम उसको फेंकते रहें, और गंदे पानी में ना मच्छर पनपते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि साफ़ पानी यूज़ करें और कहीं भी गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें। शरीर को अधिक से अधिक ढक कर रखें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फुल स्लीव्स के कपड़े पहने। बरसात में संक्रामक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, तो पानी के बर्तनों को ढककर और उसमें से पानी निकालने के लिए लंबे हैंडल वाले टोबक का प्रयोग करें। उबालें, पानी को उबालें, जिससे कि उसमें जो भी जीवाणु या बैक्टीरिया, वायरस वगैरह होगा वो नष्ट हो जाएगा उबालने से। ठीक है, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं ना बरसात के मौसम में, तो जिससे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां होती हैं। मक्खी और मच्छर से आप भली भांति जानते हैं कि वो हमें अनेक परेशानियां कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी गड्ढे में पानी नहीं भरने देना चाहिए। हर जगह जहां हम देखें पानी एकत्रित हो रहा है, गंदा पानी है, आप उसको फेंकते रहें। ठीक है, और अपने शरीर की सफाई रखें, हाथ को साबुन से थोड़ी थोड़ी देर में धोते रहें। आजकल तो कोरोना वायरस फैला हुआ है और उसमें ये सलाह दी जाती है कि हाथ को आधे आधे घंटे में हमें धोते रहना चाहिए साबुन से। खांसी, छींक आने पर मुंह पर रुमाल रखें और वातावरणीय स्वच्छता जैसे खुले में शौच ना करें। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए रोगों से बचाव के लिए। प्रश्न 20, पादपों को रोग मुक्त करने के लिए किन रसायनों का प्रयोग किया जाता है। पेस्टिसाइड को इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, रोडेंटिसाइड, फंजीसाइड में विभक्त किया जाता है। डीडीटी, बीएचसी, मिथाइल पैराथियोन, हेप्टाक्लोर, एल्ड्रिन, क्लोरोडेन आदि रसायन कीटनाशक कहलाते हैं। इन सब का हम इन सब को हम प्रयोग करते हैं पादपों को रोग मुक्त करने के लिए। ठीक है, अब चूहे और टिड्डियों को नार्बोसाइड मार सकता है, कुछ फफूंद को फंजीसाइड मार सकता है। ठीक है, तो इन सब तरह के चीज़ें होती हैं। फिर प्रश्न 21 है, फुल फॉर्म देना है एड्स। तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब ELISA इसका
फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ठीक है। और इसका यूज़ होता है परीक्षण से एड्स का पता लगाने के लिए। एड्स को रेड रिबन द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये जो रिबन है ना, ऐसा ही लाल कलर का होता है, उससे व्यक्त करते हैं एड्स को। प्रश्न 22, एड्स के लक्षण और रोकथाम के कुछ तरीके लिखो। तो एड्स के लक्षण हैं भूख ना लगना, वज़न में कमी, ज्वर यानी कि बुखार, त्वचा पर ददोरे, थकावट, रोग से लड़ने की क्षमता में कमी यानी कि इम्यूनिटी, रोग से लड़ने वाली क्षमता को हम इंग्लिश में कहते हैं इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। एड्स के रोकथाम क्या हो सकते हैं? इंजेक्शन लगाने में विसंक्रमित साफ नई सुई और सिरिंज का प्रयोग करें। रक्त आदान से पूर्व मतलब रक्त देने से पूर्व रक्त की जांच करें कि कहीं HIV पॉजिटिव तो नहीं है। नशीली दवाओं के इंजेक्शन नहीं लेने चाहिए। ब्लेड का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ठीक है। अब प्रश्न 23, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। किस जांच से एड्स का पता चलता है? एलिसा, ELISA, एलिसा जांच से। किसमें एड्स उद्भव हुआ जिससे फिर मनुष्य को हुआ? तो बंदरों में सर्वप्रथम एड्स का उद्भव हुआ था और उसके बाद ये रोग मनुष्यों में फैला। हाल में फैली महामारी का नाम कोरोना वायरस तथा ये किस जंतु से मनुष्य में फैली? ये चमगादड़ से मनुष्य में फैली है, ठीक है। तो ये वर्कशीट कंप्लीट होती है।